आज हम मियोसिस की बात करते हैं। मियोसिस जिसका दूसरा नाम रिडक्शन डिवीजन है, सब जानता है, इसको रिडक्शन डिवीजन भी कहा जाता है। माइटोसिस की बात कर लिए थे, रिडक्शन डिवीजन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होता है वो हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम से होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमेट बनेगा, फ्यूजन ऑफ गैमेट जो बनेगा, वो किसके थ्रू बनेगा बेटा? मियोसिस के थ्रू। तो मियोसिस के थ्रू ही गैमेट का फॉर्मेशन होता है बाय रिडक्शन डिवीजन। ठीक है, गैमेट्स आर फॉर्म्ड किससे बनते हैं? स्पेशलाइज, जिसको मियोटिक सेल्स बोलते हैं, उनसे बनते हैं। उसी में रिडक्शन डिवीजन होता है और क्या बन जाता है? हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। मतलब हर एक जो सेल बनते हैं उसमें आधा आधा क्रोमोसोम जाता है। ये एक स्पेशल काइंड ऑफ सेल डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। क्या हो जाता है? हाफ इन देयर प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। मतलब ये एक स्पेशल काइंड का डिवीजन है। मियोसिस एक स्पेशल काइंड का डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम का नंबर अपने डॉटर सेल में क्या हो जाता है? आधा हो जाता है पेरेंट सेल से। दिस काइंड ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड मियोसिस। मियोसिस ये इंश्योर करता है कि हैप्लॉइड फेज इन लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। मतलब मियोसिस के वजह से हैप्लॉइड फेज आता है और फर्टिलाइजेशन फिर से डिप्लॉइड फेज को रिस्टोर कर देता है। तो याद रखना, मियोसिस के बाद हैप्लॉइड फेज आता है, मतलब हाफ हो जाते हैं, और फर्टिलाइजेशन जब गैमेट का होता है तो फिर से क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाते हैं, डिप्लॉइड फेज शुरू हो जाता है। आ रहा है समझ में? वन कम अक्रॉस मियोसिस। अच्छा, मियोसिस ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इन प्लांट्स और एनिमल में मियोसिस कब होता है? गैमेट के फॉर्मेशन के दौरान होता है। दिस लीड टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट। तो हैप्लॉइड गैमेट तभी बनेगा जब क्या बनता है बेटा? क्या होता है? मियोसिस होता है। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में यदि डिप्लॉइड सेल जिसको मियोसाइट कहते हैं, उसमें यदि रिडक्शन डिवीजन होगा, मियोटिक डिवीजन होगा, तो हैप्लॉइड गैमेट का फॉर्मेशन होगा और बाद में फर्टिलाइजेशन उसको डिप्लॉइड बना देगा। अब देखो की फीचर ऑफ मियोसिस क्या क्या। तो मियोसिस में दो सीक्वेंशियल इवेंट्स होते हैं। सीक्वेंशियल इवेंट्स ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन। एक को कहते हैं मियोसिस 1 और दूसरे को मियोसिस 2। याद रखना, इसमें दो सीक्वेंशियल इवेंट्स होते हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मगर डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो एक बार मियोसिस 1 से पहले होता है इस फेज में। मियोसिस 2 में कोई डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता। मियोसिस 2 इनिशिएटेड आफ्टर पेरेंट क्रोमोसोम हैव रेप्लिकेटेड। जैसी पेरेंटल क्रोमोसोम रेप्लिकेट हो गया, मतलब एस फेज कंप्लीट हुआ, तो कौन सा शुरू हो जाता है? मियोसिस 1 शुरू हो जाता है। मियोसिस 1 तभी इनिशिएट होता है जब पेरेंटल क्रोमोसोम एस फेज में डबल हो जाता है। दूसरा, मियोसिस इन्वॉल्व पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। मियोसिस में पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होता है, ऑफ एंड रिकॉम्बिनेशन होता है। और रिकॉम्बिनेशन किसके बीच होता है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन होता है, जिसके वजह से वेरिएशन आता है, पता है ना। और 4 हैप्लॉइड फेज आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस 2। मतलब मियोसिस 2 के बाद 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं जिसमें आधे नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। किससे? पेरेंटल सेल से। अब मियोसिक इवेंट्स को हम मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में बांटते हैं, और मियोसिस 1 को 4 फेज में बांट देते हैं। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, टीलोफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। उसी तरह मियोसिस 2 को, जो एकदम माइटोसिस की तरह होता है, ये एकदम माइटोसिस की तरह है, ठीक है, ये माइटोसिस की तरह है, ठीक है। मेन मियोसिस यही है, मियोसिस 1, ये तो माइटोसिस की तरह है, ठीक है। अच्छा, इसको भी प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2 में बांट देते हैं। आइए हम बात करते हैं मियोसिस 1। मियोसिस 1 बहुत बड़ा है बेटा। मियोसिस 1 का जो प्रोफेज 1 है ये बहुत बड़ा है, इसलिए इसको 5 फेज में बांट के पढ़ते हैं। याद रखिएगा, LZP, डिप और डाई। मतलब लेपोटीन, जाइगोटीन, पैकाटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस। तो LZP, डिप, डाई, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। आ गया समझ में? तो देख लीजिए यहाँ क्या क्या दिया हुआ है। कहता है प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 इज टिपिकली लॉन्गर और कॉम्प्लेक्स देन
किसके तुलना में? प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस की तुलना में मियोसिस का जो प्रोफेज वन है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और लॉन्गर पीरियड है। इतना लॉन्गर है कि कभी कभी ये मंथ से लेके ईयर तक चला जाता है। ठीक है, आप आगे पढ़िएगा। डिप्लोटीन स्टेज में ऊसाइट फंसा रह जाता है। ठीक है, आगे बताएंगे। तो ये बहुत लंबा फेज में चलता है। ठीक है, इसको 5 फेज में बांट के पढ़ते हैं। कितने फेज में? 5 फेज में। ठीक है, कौन कौन? लेपोटीन, जाइगोटीन, पैकाटीन, डिप्लोटीन और डायकिनेसिस। ठीक है, लेपोटीन में क्या होता है? क्रोमोजोम विजिबल होते हैं अंडर लाइट माइक्रोस्कोप और कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोजोम कंटिन्यू थ्रू आउट लेपोटीन। तो लेपोटीन में क्रोमोजोम कॉम्पैक्ट होता रहता है। ठीक है, इसके बाद सेकंड स्टेज आता है जिसको कहते हैं जाइगोटीन। तो जाइगोटीन को कैसे पहचानिएगा? जाइगोटीन में होमोलोगस क्रोमोजोम पेयरिंग करना शुरू कर देते हैं। ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोजोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर और इसको कहते हैं साइनेप्सिस। क्रोमोजोम में पेयरिंग स्टार्ट हो जाता है और इसको क्या कहते हैं बेटा? साइनेप्सिस। साइनेप्सिस किसके बीच में होता है? होमोलोगस क्रोमोजोम के बीच में होता है। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोजोम पेयर कर जाते हैं, इसको साइनेप्सिस कहते हैं, जो कि किस में होता है? डिप्लोटीन में। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ से हम देखते हैं तो ये साइनेप्सिस को करवाने के लिए कॉम्प्लेक्स जरूरी है जिसको कहते हैं साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं? साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। बिना इसके क्या नहीं होगा बेटा? बिना इसके साइनेप्सिस नहीं होगा। अच्छा, जब ये साइनेप्सिस बनता है तो हमको, जब ये साइनेप्सिस क्रोमोजोम मतलब पेयर्ड क्रोमोजोम को देखते हैं तो ये होमोलोगस क्रोमोजोम के बीच पेयरिंग होता है और ये बाइवेलेंट के रूप में, 2 क्रोमोजोम देखोगे तो बाइवेलेंट, क्रोमेटिड के लेवल पर देखोगे तो टेट्राड। एक में 2 क्रोमेटिड, दूसरे में 2 क्रोमेटिड, तो टोटल टेट्राड दिखाई देंगे। क्रोमोजोम लेवल पर बाइवेलेंट और क्रोमेटिड लेवल पर टेट्राड के फॉर्म में दिखाई देते हैं। ठीक है, अच्छा, मगर ये ज़्यादा विजिबल नेक्स्ट स्टेज में होते हैं। बन तो जाते हैं किस में? जाइगोटीन में, मगर विजिबल कहाँ होते हैं? ये पैकाटीन में स्टेज, मतलब बाइवेलेंट या टेट्राड स्टेज मोर इजली विजिबल कहाँ होता है? कहाँ विजिबल होता है बेटा? पैकाटीन में, मगर बनते कहाँ है? जाइगोटीन में। ठीक है, आ गया। अब देखो, ड्यूरिंग दिस स्टेज प्रोक्रोमेटिड ऑफ बाइवेलेंट बिकेम डिस्टिंक्ट एंड क्लियरली अपीयर एज। तो इस स्टेज में, पैकाटीन स्टेज में, चारों क्रोमेटिड क्लियरली अपीयर हो जाते हैं टेट्राड के फॉर्म में। आ गया समझ में? अब इस स्टेज में ये जो साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स है ये क्या बना लेता है? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। कहाँ बनाता है? जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होता है। साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स वो साइट है जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होता है, मतलब पैकाटीन स्टेज में ही क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है। किसके बीच होता है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम। जैसे ये मान लो ये 2 क्रोमोजोम है, तो ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है, मगर ये दोनों नॉन सिस्टर, तो इनके बीच में होता है क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर हमेशा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होता है ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम। और जहाँ पर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनता है वहीं पर क्रॉसिंग ओवर होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल के पास कुछ काटने छाटने वाले एंजाइम होंगे जो इधर से काट के उधर एक्सचेंज कर देंगे, यहाँ से काट के यहाँ, चाहे यहाँ से यहाँ काट के एक्सचेंज करेंगे। क्रॉसिंग ओवर इज एक्सचेंज ऑफ, अब यहाँ क्रॉसिंग ओवर का डेफिनेशन है, क्रॉसिंग ओवर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन 2 होमोलोगस क्रोमोजोम। तो होमोलोगस क्रोमोजोम के बीच में जेनेटिक मटेरियल का जो एक्सचेंज है वही क्या कहलाता है बेटा? क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। अगला, क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन 2 होमोलोगस। क्रॉसिंग ओवर इज ऑल्सो एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस। ये एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस है, मतलब एंजाइम के कारण होता है। और एंजाइम इन्वॉल्व इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेज। कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है? रिकॉम्बिनेज, जो ये काम करवाता है। क्रॉसिंग ओवर लीड टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन, इसके वजह से रिकॉम्बिनेशन हो जाता है, मतलब इधर का पार्ट कट के इधर लग जाता है और इधर का पार्ट कट के इधर लग जाता है। आ गया समझ में? इधर का पार्ट कट के इधर लग जाता है और इधर का पार्ट कट के इधर लग जाता है। समझ में आ गया? रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोजोम कंप्लीटेड एट द एंड ऑफ पैकाटीन। पैकाटीन की होने तक ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, लिविंग द क्रोमोजोमल लिंक एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। और क्रोमोजोम कहाँ, किस साइट पर जुड़े होते हैं? जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होता है वहीं पर जुड़े होते हैं। ठीक है, एक्सचेंज हो जाता है। अब डिप्लोटीन देखिए, अगला कौन होता है? डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स डिजॉल्व होने लगते हैं।
डिसोल्यूशन होने लगता है, और ये जो रिकॉम्बाइन होमोलोगस क्रोमोजोम है ये एक दूसरे से अलग होने लगते हैं, बाइवेलेंट के फॉर्म में अलग होने लगते हैं। कहाँ से नहीं अलग होते हैं? जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होता है। इसीलिए जहाँ क्रॉसिंग ओवर हुआ है वहाँ से अलग नहीं हुए, बाकी से अलग हो गए बाइवेलेंट के फॉर्म में, मतलब दोनों अलग हो गए, बाइवेलेंट क्रोमोजोम अलग हो गए इस वजह से। और कहाँ नहीं अलग हुए? जहाँ क्रॉसिंग ओवर हुआ है। इस वजह से वहाँ एक्स सेपेड स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको कैजमाटा बोलते हैं। तो कैजमाटा कहाँ बनता है भैया? डिप्लोटीन में। क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है? पैकाटीन में। आ रहा है समझ में? जैसे, और ये स्टेज में ही सेल फंसा रह जाता है। बोले ना, oocyte ऑफ सम वर्टिब्रेट डिप्लोटीन लास्ट फॉर मंथ टू ईयर्स। जैसे कोई फीमेल है, ह्यूमन फीमेल है, तो वो जब जन्म लेती है तो उसके 7 से 8 मंथ में ही क्या बन जाते हैं? oocyte बन जाते हैं, और oocyte इसी स्टेज में फंस जाते हैं जब तक वो मैच्योर नहीं करती है। तो डिप्लोटीन बहुत लंबा स्टेज लेता है, ठीक है। फाइनल स्टेट ऑफ मियोटिक 1 इज डाइकाइनेसिस। कौन सा होता है? डाइकाइनेसिस। इसमें क्या हो जाता है? क्रॉसिंग टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैजमाटा। तो कैजमाटा एकदम इंड पर पहुंच जाता है, कैजमाटा जैसे यहाँ इंड पर पहुंच जाता है एकदम, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैजमाटा किस फेज में होता है? डाइकाइनेसिस में होता है। इस फेज के दौरान क्रोमोजोम फुल्ली कंडेंस हो चुके होते हैं और माइटोटिक स्पिंडल असेंबल करके होमोलोगस क्रोमोजोम फॉर सेपरेशन। माइटोटिक स्पिंडल असेंबल होते हैं और होमोलोगस क्रोमोजोम को सेपरेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? क्या कहता है? फुल्ली कंडेंस। एंड ड्यूरिंग दिस फेज क्रोमोजोम्स आर फुल्ली कंडेंस, मतलब ये फेज होते होते क्रोमोजोम फुल्ली कंडेंस हो जाते हैं, माइटोटिक स्पिंडल असेंबल हो जाते हैं, और ये शुरू हो जाता है इन दोनों होमोलोगस क्रोमोजोम का सेपरेशन करने के लिए। बाय द एंड ऑफ डाइकाइनेसिस न्यूक्लियोलस डिसअपीयर कर जाता है, न्यूक्लियर इन्वेलप भी टूट जाता है, और डाइकाइनेसिस रिप्रेजेंट ट्रांजिशन टू। डाइकाइनेसिस के बाद कौन सा फेज आता है बेटा? मेटाफेज। अब देखो मेटाफेज 1। मेटाफेज में बाइवेलेंट इक्वेटोरियल प्लेट पर अलाइंड हो जाते हैं और माइक्रोट्यूब्यूल्स अपोजिट पोल ऑफ स्पिंडल से अटैच हो जाते हैं काइनेटोकोर ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम। तो काइनेटोकोर ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम पर अटैच हो गए कहाँ से? स्पिंडल फाइबर से, स्पिंडल पोल से अटैच हो गए, माइक्रोट्यूब्यूल लग गया। अब इनको खींच के अलग कर दिया जाएगा। देख लो यहाँ पर, जैसे यहाँ देखो, ये क्या है? टेट्राड है। ये कहाँ आ गया? मेटाफेज 1 पर आ गए। और देख रहे हो दोनों पोल से क्या लग गया? क्या लग गया बेटा? स्पिंडल फाइबर लग गया। स्पिंडल फाइबर जब लग गया तो क्या हुआ? यहाँ देखो, इसको इधर खींच लिया जाएगा और इसको इधर खींच लिया जाएगा। आ गया समझ में? कोई दिक्कत? इसको इधर खींच लिया गया और इसको इधर खींच लिया गया। अब देखिए अगला, देखिए एनाफेज 1 में क्या हुआ? होमोलोगस क्रोमोजोम सेपरेट हो जाते हैं, वाइल सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन एसोसिएट। सिस्टर क्रोमेटिड अभी भी सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं, इसीलिए मेटाफेज 2 चलाना पड़ता है। टीलोफेयर में ये न्यूक्लियर इन्वेलप और न्यूक्लियस फिर से रीअपेयर हो जाते हैं, साइटोकाइनेसिस हो जाता है, और डायाड का फॉर्मेशन, मतलब 2 सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। कितने सेल का फॉर्मेशन हो गया? 2 सेल का। मगर अभी भी क्रोमोजोम का बंटवारा नहीं हुआ। डू नॉट, अच्छा, ऑल दाउ इन मैनी केस क्रोमोजोम में डिसोल्यूशन नहीं होता, मतलब क्रोमोजोम फुल्ली डिकंडेंस नहीं होते, रह जाते हैं, क्योंकि इसके बाद तुरंत क्या चलना है? मियोसिस 2 चलना है। दे डू नॉट रीच एक्सट्रीम एक्सटेंशन स्टेट ऑफ इंटरफेजिक न्यूक्लियस, जैसा इंटरफेजिक न्यूक्लियस में होता है। द स्टेज बिटवीन 2 माइटोटिक डिवीजन इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस। इसीलिए इसको इंटरकाइनेसिस कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्रोमोजोम फुल्ली डिकंडेंसेट नहीं करते, और ये शॉर्ट लिव्ड होता है। यहाँ पर कोई डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता ड्यूरिंग इंटरकाइनेसिस, और इंटरकाइनेसिस के बाद प्रोफेज 2 चलता है, विच इज सिंपलर टू प्रोफेज ऑफ, विच इज प्रोफेज देन प्रोफेज 1। ये बहुत सिंपलर होता है, और ये प्रोफेज 1 से तो बहुत सिंपलर होता है। और मियोसिस 2 किसके जैसा? इक्वेशनल डिवीजन के जैसा है, ठीक है। अब देखिए, अब ये बहुत आसान है। प्रोफेज 2 में क्या होता है? जो सेपरेटेड क्रोमोजोम है उसमें और ज़्यादा कंडेंसेशन हो जाता है। मियोसिस 2 इनिशिएट इमीडिएट बाय साइटोकाइनेसिस,
आफ्टर साइटोकाइनेसिस, यूजली बिफोर क्रोमोजोम है फुल्ली इलोंगेटेड, फुल्ली डिकंडेंस होने से पहले ही ये शुरू हो जाता है। इन कॉन्ट्रास्ट टू मियोसिस 1, मियोसिस 2 रिजेंबल नॉर्मल माइटोसिस, ये बता चुके हैं। नॉर्मल माइटो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर करता है बाय द एंड ऑफ प्रोफेज 2 और क्रोमोजोम कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, और ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो गए, जो थोड़ा बहुत डिजोल्व किया है वो भी कॉम्पैक्ट हो गए। मेटाफेज 2 में क्या होता है, ये अलाइन कर जाते हैं इक्वेटोरियल प्लेट पर। माइक्रोट्यूब्यूल फ्रॉम अपोजिट पोल स्पिंडल पोल ऑफ स्पिंडल गेट अटैच टू द काइनेटोकोर, काइनेटोकोर से क्या लग गया बेटा, माइक्रो मतलब स्पिंडल फाइबर लग गए अब सिस्टर क्रोमेटिड में। और एनाफेज 2 में क्या किया, इसको स्प्लिट कर दिया, स्प्लिट द सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोजोम। मियोसिस 1 में क्रोमोजोम बटे थे, 2 होमोलोगस क्रोमोजोम का सेपरेशन हुआ था, क्रोमेटिड का सेपरेशन नहीं हुआ था, इसीलिए क्या हो गया, हमको दूसरा साइकिल चलाना पड़ा। तो फॉलोड बाय मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल ऑफ द सेल बाय शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल टू द काइनेटोकोर। जैसे जैसे माइक्रोट्यूब्यूल का शॉर्टनिंग होता है, ये कहाँ पहुंच जाते हैं, पोल पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ देखो, सब समझ में आएगा। यहाँ देखो, अभी एक क्रोमोजोम में कितने क्रोमेटिड हैं, 4। एक क्रोमोजोम में कितने हैं, 4 हैं। मगर देखो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 होने के बाद कितने बचे, 2 बचे। तो यहाँ जितने क्रोमोजोम थे उससे आधे बचे कि नहीं बचे, इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, ये प्रोफेज 2 है। प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। ध्यान से देखो, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, टीलोफेज 2 और एनाफेज 2। यहाँ पर भी 2 क्रोमोजोम है, 2 क्रोमाटिड है। देखो, अरे यार, यहाँ पर भी क्रोमोजोम 2 ही हैं और यहाँ भी क्रोमोजोम 2 ही हैं। यहाँ एक क्रोमोजोम में 2 क्रोमाटिड है और यहाँ एक ही क्रोमोजोम एक क्रोमाटिड को रख रहा है। तो यहाँ पर जितना नंबर रहा वही रहा, नहीं रहा क्रोमोजोम का नंबर, इसलिए इक्वेशनल डिवीजन की तरह है। मगर पहले वाले में क्या हुआ था, पहले वाले में देखो यहाँ कितने क्रोमोजोम थे, एक में 4 क्रोमोजोम थे, 4 क्रोमेटिड थे, नहीं थे क्या, देखो। यहां पर कितने थे, पहले वाले में कितने थे, देखो पहले वाले में 4 क्रोमेटिड थे, 2 इसके 2 इसके, मगर इंड पर कितने बचे, 2 ही बचे। मतलब एक्चुअल में रिडक्शन डिवीजन यही है। ठीक है, एक्चुअल में रिडक्शन यहां हो गया। ठीक है, अब देखो टीलोफेज 2 में क्या हुआ बेटे, टीलोफेज 2 मियोसिस इन टीलोफेज 2 इन विच 2 ग्रुप ऑफ क्रोमोजोम वंस अगेन गेट इनक्लोज इन द न्यूक्लियर इनवेलप बन जाता है। उसका साइटोकाइनेसिस फॉलोड बाय फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड सेल का फॉर्मेशन हो गया, 4 सेल बन गए। अब मेरी बात सुनो, हम लेके चले थे 4 क्रोमेटिड, शुरू से देखो, यहाँ देखो समझ जाओगे। हम कितना क्रोमेटिड लेके चले थे, 4, देखो ना 4 क्रोमेटिड है। ठीक है, 4 क्रोमेटिड है। अब फाइनली कितना रहा, 2 नहीं रहा, 2 क्रोमेटिड रहा या 2 क्रोमोजोम रहा। लेके तो चले थे 4, रहा 2, इसका मतलब आधा हो गया। और आधा हो गया इसलिए मियोसिस को क्या बोलते हैं, रिडक्शन डिवीजन। आ गया समझ में, रिडक्शन डिवीजन, क्लियर। अब कहता है सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। मियोसिस का सिग्निफिकेंस बहुत है। मियोसिस वो मैकेनिज्म है जिसके थ्रू स्पीसीज अपने क्रोमोजोम नंबर को जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या करता है, कांस्टेंट बना के रखता है। ये कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज क्रोमोजोम नंबर है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म का। तो सेक्सुअली रिप्रोडक्टिंग ऑर्गेनिज्म मियोसिस के थ्रू जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्रोमोजोम नंबर को क्या कर रख के रखता है बेटा, कांस्टेंट बना के रखता है। ये थोड़ा सुनने में विरोधाभासी लगता है, पैराडॉक्स लगता है, विरोधाभासी लगता है, पैराडॉक्सियली मतलब ये विरोधाभासी लगता है। क्यों भाई, क्योंकि हम बोलते हैं कि मियोसिस में तो क्रोमोजोम नंबर आधा हो जाता है, मगर फर्टिलाइजेशन इसके क्रोमोजोम नंबर को रिस्टोर कर देता है। ठीक है, और एक तो ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्रोमोजोम नंबर को मेंटेन रखता है। ठीक है, दूसरा
ये जेनेटिक वेरिएबिलिटी का कारण है, ठीक है। तो पॉपुलेशन में जो वेरिएशन आएगा नेक्स्ट जनरेशन में वो किसके थ्रू आएगा, मियोसिस के थ्रू आएगा। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मियोसिस होगा, जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होगा, तभी क्या आएगा, वेरिएशन आएगा, जो इंपॉर्टेंट रोल निभाता है इवोल्यूशन में। आइए समरी में देख लेते हैं, कुछ होगा तो देख लेते हैं। सेल थ्योरी के अनुसार हर एक सेल पुराने सेल से ही बना हुआ है, ये सब जानता है। सेल डिवीजन डज नॉट स्टॉप, फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर सेल कंटिन्यू थ्रू, मतलब सेल डिवीजन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू सेल क्या करता है, डिवाइड करता है। जितने भी सेक्सुअली रिप्रोडक्टिंग ऑर्गेनिज्म है अपना एक सेल से ही लाइफ शुरू करते हैं। और यहाँ क्या है, मियोसिस को 4 स्टेज में डिवाइड करते हैं, प्रोफेज और क्रोमोजोम, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज नहीं। और देख लेते हैं कॉन्ट्रास्ट टू माइटोसिस, अच्छा प्रोफेज 1 को 5 भाग में बांटे थे, ये रहा 5 भाग, फिर से याद कर लेता है कि 5 भाग में बांटे थे। अच्छा मियोसिस 1 ड्यूरिंग मेटाफेज 1 में बाइवेलेंट्स कहाँ अरेंज हो जाते हैं, इक्वेटोरियल प्लोड में। उसके बाद एनाफेज 1 चलता है, होमोलोगस क्रोमोजोम अपोजिट पोल पर चले जाते हैं विथ देयर क्रोमेटिड्स, अपने क्रोमेटिड्स के साथ। बाद में मियोसिस 2 चलाना पड़ता है। एनाफेज 2 में सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट होते हैं। तो याद रखना है कि एनाफेज 1 में कहाँ गया, एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोजोम मूव करते हैं अपोजिट पोल में, और एनाफेज 2 में सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं। और कितने सेल का निर्माण होता है, 4 सेल का। इस प्रकार आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू बेटा।